हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला में। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक नया चैप्टर जिसका नाम है ओंकोलॉजी। बिल्कुल, ओंकोलॉजी के बारे में हम लोग यहाँ सब कुछ पढ़ेंगे। ओंकोलॉजी क्या होती है, कैसे होती है, क्या होता है, कैंसर के टाइप्स कितने होते हैं, ट्यूमर कितनी होती है, क्या सब कुछ की बात हम लोग करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करेंगे आज हम क्या बात करने वाले हैं, ओंकोलॉजी की बात हम लोग करने वाले हैं। देखिए ओंकोलॉजी का मतलब अगर सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले दो चीजें हमारे सामने आती है। फादर ऑफ ओंकोलॉजी, फादर ऑफ ओंकोलॉजी जो है कौन है, बीजे कैनेडी। सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है, फादर ऑफ ओंकोलॉजी जो है वो किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ ओंकोलॉजी किसे कहते हैं, बीजे कैनेडी को फादर ऑफ ओंकोलॉजी कहा जाता है। ये सवाल आता है। नेक्स्ट कि ओंकोलॉजी वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड कैंसर डे जो है 4 फेब को मनाया जाता है। से बहुत सारे डे होते हैं, वर्ल्ड एड्स डे, हाँ वर्ल्ड हेल्थ डे। वैसे ही एक हमारा इंपॉर्टेंट डे है क्या, वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, याद रखिएगा वर्ल्ड कैंसर डे 4 फेब को मनाया जाता है, 4 फरवरी को जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके बारे में कि ओंकोलॉजी होती क्या है, देखिएगा मतलब स्टडी ऑफ कैंसर, नाम से समझिएगा ओंकोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ कैंसर, ट्यूमर की स्टडी करना, कैंसर की स्टडी करना। देखिएगा द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर बोले तो कि ट्यूमर मतलब आउटर ग्रोथ, कोई ग्रोथ की स्टडी करना, ट्यूमर या न्यू ग्रोथ और नियोप्लाज्म। न्यू ग्रोथ नियोप्लाज्म मतलब नई कोई सेल बन गई है, नया कोई ओरिजिन हो गया है, नई कोई ट्यूमर बन गई है, उसका क्या करना, स्टडी करना, क्या कहलाता है, ओंकोलॉजी। एक लाइन में अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, स्टडी ऑफ कैंसर। कैंसर की स्टडी करना क्या कहलाता है, ओंकोलॉजी कहलाता है। ओंकोलॉजी कहलाता है स्टडी ऑफ कैंसर। कैंसर की क्या करना, स्टडी करना, क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। ये सवाल आता है कई बार। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिएगा सबसे पहले अगर बात करें, अब कुछ टर्म्स की बात करेंगे। ओंकोलॉजी की कुछ टर्म्स होती है, ओंकोलॉजी के अंदर कुछ टर्म्स होती है जिसमें सबसे पहली टर्म है नियोप्लासिया। नियोप्लेसिया, नियोप्लेसिया का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म मतलब जो नई ग्रोथ हुई है, नई जो सेल बनी है उसकी स्टडी करना क्या है, नियोप्लेसिया। और एक होता है नियोप्लाज्म मतलब न्यू प्लाज्मा ग्रोथ। भाई न्यूप्लाज्म हमने क्या किसे कहते हैं कि नई जो सेल की ग्रोथ हुई है, नया जो प्लाज्मा बना है वो क्या कहलाता है, न्यूप्लाज्म। और उसकी स्टडी क्या कहलाती है, नियोप्लेसिया। तो ये दोनों टर्म आपको याद रखनी है। नियोप्लेस, देखो न्यूप्लाज्म मतलब क्या है, जैसे कोई सेल्स हैं, ये कोई सेल्स का ग्रुप है, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, ऐसे करके बहुत सारी सेल्स हैं। अब अचानक से एक नई ग्रोथ हो गई है, एक अचानक से एक नई ग्रोथ हो गई है, ये लो अचानक से एक ग्रोथ, नई सेल बन गई है, ये नई सेल बन गई है। तो ये नया सेल जो बना है ये क्या है, नियोप्लाज्म। ये क्या है, ये है नियोप्लाज्म। और इसकी स्टडी करना, स्टडी करना किसकी, नियोप्लाज्म की जो स्टडी कर रहे हैं, इसकी स्टडी जो है वो क्या कहलाती है, नियोप्लेसिया। क्या कहलाएगी, नियोप्लेसिया। ये दोनों टर्म जो है इंपॉर्टेंट है भैया। नियोप्लाज्म क्या होता है, नियोप्लेसिया क्या होता है। नेक्स्ट अब देखो भैया, ट्यूमर की डेफिनेशन बताइए। ट्यूमर क्या होता है, एक हमने जो बोला ना ट्यूमर की स्टडी करना, वो ट्यूमर होता क्या है। देखिएगा द ट्यूमर डिफाइंड एज द एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू। एबनॉर्मल मास मतलब अचानक से हुआ है, मास ऑफ टिश्यू एंड द ग्रोथ which exceed in uncoordinate with the normal tissue and growth persist even after the removal of stimulus। देखिएगा कि भैया जैसे मान लीजिए बहुत सारी सेल्स हैं, अभी बताइए वही बात वापस से बोलूंगा। एक ये जैसे मान लीजिए बहुत सारी सेल्स हैं, ये कोऑर्डिनेट मैनर में है, बिल्कुल कोऑर्डिनेट मैनर मतलब सबका साइज शेप सब कुछ बिल्कुल फिक्स है। ये सारी सेल्स हैं, सारी सेल्स हैं। अब अचानक से क्या हो जाए, कोई आउटर ग्रोथ हो जाए, अचानक से कोई ग्रोथ हो जाए अनकोऑर्डिनेट मैनर में, मतलब ये सब कोऑर्डिनेट मैनर में है, अचानक से एक ग्रोथ हो जाए, कोई ये एक सेल की ग्रोथ हो जाए, अचानक से क्या हो, कोई एक सेल की जो है वो ग्रोथ हो जाए। ये जैसे मान लीजिए ये कोई ग्रोथ हो गई अचानक से, ये क्या कहलाएगी, ये जो नई ग्रोथ हुई है सेल्स की, ये जो अनडिफाइंड अनकोऑर्डिनेटेड अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनकोऑर्डिनेटेड अनकोऑर्डिनेटेड जो ये ग्रोथ हुई है, ये क्या कहलाती है, ये आपकी कहलाती है ट्यूमर। ये क्या कहलाती है, ट्यूमर। अब ये किसी भी फैक्टर की वजह से हो सकती है भैया, जिन भी फैक्टर की वजह से होगी, मतलब जिन फैक्टर की वजह से कैंसर होता है, ट्यूमर होती है, उनको बोलते हैं कार्सिनोजन। अब मान लीजिए कार्सिनोजन हट गया, उसके बाद भी अगर ये है तो भी हम क्या कहेंगे, इसे ट्यूमर कहेंगे। इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्टिमुलस, की स्टिमुलस के हटने के बाद भी क्या कहते हैं, हम इसे ट्यूमर ही कहते हैं।
क्लियर है बात? चलिए, तो ये ट्यूमर की डेफिनेशन की बात हुई। अब देखिएगा, ट्यूमर दो तरीके का होता है, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। दोनों के बीच में फर्क समझिएगा, दोनों के बीच में इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्लेस पर होता है। जैसे मान लीजिए मेरे यहां पर अभी कोई ट्यूमर है, एक पर्टिकुलर प्लेस पर अगर ट्यूमर हो रहा है, दैट इज नोन एज बिनाइन ट्यूमर। और अगर वो ट्यूमर जो है वो ब्लड के साथ में, लिम्फ के साथ में फैल रहा है, यहां हो गया, यहां हो गया, यहां हो गया, यहां हो गया, पूरी बॉडी में फैलता जा रहा है, ऑल ओवर द बॉडी, दैट इज नोन एज मैलिग्नेंट ट्यूमर। याद रखिएगा, बिनाइन ट्यूमर में स्प्रेडिंग कैपेसिटी नहीं पाई जाती है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर में जो स्प्रेडिंग कैपेसिटी है वो पाई जाती है, और उसे क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं। तो दो चीजें देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये हार्मलेस होता है। बिनाइन ट्यूमर कैसा होता है, हार्मलेस होता है, काइंड होता है, इनोसेंट होता है, मतलब ये कोई हमको जो है ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, हार्मलेस है। यहां पर हुआ, रिमूव करेंगे, सर्जरी के द्वारा रिमूव हुआ। ये कैसा होता है, बहुत बुरा होता है, हार्मफुल ट्यूमर होता है। क्यों? क्योंकि ये फैलेगा, सब जगह फैलेगा, पूरी बॉडी में फैलेगा। नेक्स्ट, हार्मलेस ग्रोथ दैट डज नॉट हैव एबिलिटी टू इन्वेशन और मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मतलब कि फैलने की कैपेसिटी, स्प्रेडिंग ऑफ कैपेसिटी ऑफ स्प्रेड, मतलब फैलने की कैपेसिटी नहीं होती है। किसमें? बिनाइन ट्यूमर में स्प्रेड होने की कैपेसिटी नहीं होती है, वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर पाया जाता है। लेकिन इस मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, हार्मफुल ग्रोथ विच हैज द एबिलिटी ऑफ इन्वेशन और मेटास्टेसिस, मतलब इसमें क्या है, फैलने की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। मतलब एक जगह, एक से दूसरी जगह चला जाएगा, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, ऐसे करते करते पूरी बॉडी में फैल जाएगा ब्लड के थ्रू, दैट इज नोन एज मैलिग्नेंट ट्यूमर। और इस फैलने की जो स्प्रेडिंग कैपेसिटी है इसकी, इसको क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं। फैलने की कैपेसिटी क्या कहलाती है, मेटास्टेसिस कहलाती है। ये कैप्सुलेटेड होते हैं, मतलब ये लेयर के अंदर बंधे होते हैं। जैसे पर्टिकुलर यहां है, ये कैप्सुलेटेड होंगे, ऐसे लेयर के अंदर बंधे होंगे। लेकिन ये नॉन कैप्सुलेटेड है, क्योंकि ये हर जगह फैल रहे हैं। नेक्स्ट, बिनाइन ट्यूमर आर मोर कॉमन देन द मैलिग्नेंट ट्यूमर, मतलब ये ज्यादा पाए जाते हैं। बिनाइन ट्यूमर जो है मैलिग्नेंट से ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर आर मोर डेंजरस देन द बिनाइन। लेकिन खतरनाक कौन सा है, मैलिग्नेंट खतरनाक है। और अगर बात करें पॉलीक्लोनी, मींस ऑल सेल्स क्लोन डिवाइड इन ए यूनिफॉर्म पैटर्न, सारी सेल्स जो है वो एक तरीके से डिवाइड होंगी और एक ट्यूमर का निर्माण कर लेगी। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, मोनोक्लोनिटी, मतलब इसमें पॉलीक्लोनिटी इसमें होगा, यहां पर मोनोक्लोनिटी और पॉलीक्लोनिटी, मतलब इसमें अलग अलग तरीके से डिवीजन सेल्स का पाया जाएगा। तो आपको चार मेजर डिफरेंस की याद रखनी है। क्या क्या बताया देखो मैंने, देखिएगा क्या क्या बताया। सबसे पहले एक तरफ बिनाइन और एक तरफ मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट क्या क्या बताया देखो, सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले बताया बिनाइन ट्यूमर में क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्लेस पर होती है, हार्मलेस होती है। सबसे पहले तो क्या बताया, हार्मलेस, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाती है। ये कैसा होता है, हार्मफुल। नेक्स्ट, बिनाइन ट्यूमर जो है ये एक पर्टिकुलर जगह पर पाया जाता है, एट पर्टिकुलर प्लेस। जबकि ये कहां पाया जाता है, ऑल ओवर द बॉडी, बॉडी में हर जगह पाया जाता है। ये स्प्रेडिंग कैपेसिटी नहीं पाई जाती, स्प्रेडिंग कैपेसिटी स्प्रेडिंग कैपेसिटी एब्सेंट, जबकि यहां पर प्रेजेंट होती है, और उसे क्या कहते हैं, स्प्रेडिंग कैपेसिटी प्रेजेंट होती है, स्प्रेडिंग प्रेजेंट, और उसे कहते हैं मेटास्टेसिस। क्या बोलते हैं उसे, मेटास्टेसिस। ये टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है। क्लियर है बात? तो ये बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, कैंसर की बात करते हैं हम। देखो कैंसर वर्ड जो है ये कहां से आया है, कैसे आया है, क्रैब क्या होता है, क्या चीजें हैं, देखिएगा। देखिए सबसे पहले, द टर्म कैंसर ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कारोकिनोस। एक वर्ड है कैंसर, जिस किससे आया है, काराकिनोस वर्ड से जो है वो ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है क्रैब, जिस कैच को होता है ना आपका क्रैब। लाइकिंग द डिजीज रैपिड एंड मल्टी डायरेक्शन स्प्रेड टू द क्रैब्स मूवमेंट। जैसे क्रैब मूवमेंट करता है ना, क्रैब बोलते हैं ना, केच का कछुआ जैसा होता है ऐसा, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको ना, क्रैब।
क्रैब की जैसे मूवमेंट करता है, जैसे किसी भी दिशा में चला जाता है, बिल्कुल वैसे ही। द एब्रीवेशन सीए, अब कैंसर के लिए क्या एब्रीवेशन लेते हैं, सीए का एब्रीवेशन लेते हैं। अब जैसे सीए ब्रेस्ट कैंसर, सीए लंग कैंसर, सीए प्रोस्टेट कैंसर, तो सीए वर्ड काम में लेते हैं। जो कैसा होता है, सीन इन द डायग्नोस लाइक सीए ब्रेस्ट, सीए प्रोस्टेट, सीए लंग्स, ऐसे हम लोग इंडिकेट करते हैं, सीए वर्ड काम में लेते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट द वर्ड ऑल कैंसर ट्यूमर्स, जब भाई सारे ट्यूमर्स जो हैं, भाई समझिएगा, इंपॉर्टेंट नोट दैट द वर्ड ऑल कैंसर्स मैनिफेस्टेड एज ट्यूमर, कि सारे कैंसर को ट्यूमर कहेंगे। ऑल कैंसर्स मैनिफेस्टेड एज ट्यूमर बट ऑल ट्यूमर्स आर नॉट कैंसर, भाई सारे ट्यूमर जो है, ऑल कैंसर समझिएगा, कैंसर को हमेशा ट्यूमर कहेंगे। कैंसर मतलब होगा तो ट्यूमर, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार जो ट्यूमर होगा वो कैंसर, ट्यूमर नॉर्मल भी हो सकता है ना, तो नॉर्मल गांठ भी हो सकती है। अब देखिएगा, अब बात करते हैं, दो चीजें और आती है, एक तो आता है वर्ड हाइपरप्लेसिया और एक वर्ड आता है नियोप्लेसिया। दो चीजें आती हैं, हाइपरप्लेसिया और नियोप्लेसिया, समझिएगा बात को। इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉर्मल सेल इन द नॉर्मल अरेंजमेंट, कि भैया नॉर्मल नंबर सेल बढ़ती जा रही है नॉर्मल अरेंजमेंट में, इसमें क्या होगा, इंक्रीज नंबर ऑफ एबनॉर्मल सेल इन एबनॉर्मल मैनेजमेंट, कि पता ही नहीं चल रहा कोई कहां से बढ़ रही है कोई कहां से बढ़ रही है। जैसे इसके अंदर क्या हो रहा है, एक नॉर्मल मैनर में बढ़ रही है, सेम एक पैटर्न है, हर सेल का एक पैटर्न है और उस पैटर्न को क्या कर रहा है, फॉलो किया जा रहा है, लाइक दिस, इस तरीके से उसको फॉलो किया जा रहा है, एक नॉर्मल पैटर्न, अरेंज इन ए पैटर्न। ठीक है, इसको तो क्या बोला, इसको तो नाम दिया हम लोगों ने क्या, हाइपरप्लेसिया। जबकि यहां क्या हो रहा है, यहां पर ये लो, कोई सेल कहां बढ़ रही है, कोई सेल कहां बढ़ रही है, कोई सेल कैसे बढ़ रही है, कोई सेल कैसे हो रहा है, ऐसे एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, ये क्या कहलाता है, नियोप्लेसिया। तो अगर हम लोग बोले कि इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉर्मल सेल इन नॉर्मल अरेंजमेंट, की नॉर्मल सेल का नंबर बढ़ना इन नॉर्मल मैनर, दैट इज नोन एज हाइपरप्लेसिया, और एबनॉर्मल सेल का नंबर बढ़ना एबनॉर्मल अरेंजमेंट में, दैट इज नोन एज नियोप्लेसिया। पहला डिफरेंस समझिएगा, ये बिनाइन ट्यूमर में प्रेजेंट होती है, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर में प्रेजेंट होती है। ये मोनोक्लोनी और पॉलीक्लोनी को फॉलो करती है, मतलब यूनिपैटर्न डायरेक्शन और मल्टीपैटर्न डायरेक्शन। ग्रोथ स्टॉप आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्टिमुलाई, कि भैया क्या हो गया, जैसे मान लीजिए ये अगर ग्रोथ हो रही है तो आपने जैसे ही रिमूव सर्जरी की और ये रिमूव हो जाएगा, लेकिन ये स्टॉप नहीं होता है, रिमूवल के बाद में भी स्टॉप नहीं होता, ये फैलता ही रहता है। ये कंट्रोल ग्रोथ होती है, जबकि ये कैसी होती है, अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, मतलब ये ग्रोथ कभी भी रुकती नहीं है, जबकि ये रुक जाती है इजीली। ठीक है, चलिए अब कुछ बात करते हैं कि भैया ये कैंसर जो है होता कैसे है, किस वजह से होता है कैंसर, कैंसर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो हेडिंग है नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ कैंसर। अब किस वजह से होगा, देखो सबसे पहले तो म्यूटेशन, पहला क्योज क्या होता है, म्यूटेशन, परमानेंट चेंजेस इन द बेसिक सीक्वेंस ऑफ जीन। जैसे मान लीजिए जीन्स का कोई सीक्वेंस है, जैसे एक जीन ये है, 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 सबका सीक्वेंस है ए बी सी डी ई, और अचानक से क्या हो गया, अचानक से जीन सीक्वेंस में चेंज आ गया, कैसे, ए सी ई डी, मतलब क्या होना, जीन्स के सीक्वेंस में चेंज होना, परिवर्तन आना, क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। और ये भी कैंसर का कहीं ना कहीं कारण होता है। अब म्यूटेशन भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है लीथल और एक होता है नॉन लीथल। जिसमें कि लीथल के अंदर क्या होता है, सेल डेस्ट्रॉय विच लीड्स टू डिजीज, सेल क्या होती है, डेस्ट्रॉय हो जाती है और वो क्या करेगी, डिजीज क्योज करेगी। जबकि नॉन लीथल में क्या होगा, डीएनए डैमेज होगा, और ये किस लिए जरूरी है, डीएनए डैमेज होता है, और ये डीएनए जो डैमेज होगा ये क्या करेगा, ये करेगा रेस्पॉन्सिबल फॉर कार्सिनोजेनेसिस, मतलब कैंसर को प्रोड्यूस करेगा। फॉर्मेशन ऑफ कैंसर, फाउंडेशन ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, कि भैया दोनों में अगर लीथल म्यूटेशन होगा सेल के अंदर तो सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन नॉन लीथल अगर म्यूटेशन हुआ तो वहां पर डीएनए डैमेज होगा, और डीएनए डैमेज की वजह से कार्सिनोजेंस प्रोड्यूस हो जाएंगे, मतलब कैंसर को प्रोड्यूस करने वाले फैक्टर्स जो है प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये तो पहला फैक्टर बताया, भैया म्यूटेशन की वजह से कैंसर होता है। अब दूसरा बताएंगे जीन्स की वजह से, कि भैया जीन की वजह से भी क्या होता है, म्यूटेशन होता है। अब देखो कुछ जीन पाए जाते हैं हमारे शरीर में, प्रोटोऑन्कोजीन, हमारे शरीर में देखिए क्या होता है, जीन होते हैं प्रोटोऑन्कोजीन, देखिएगा दिस जीन, अब पहला बताया म्यूटेशन, दूसरा बता रहे जीन, दिस जीन प्ले ए क्रूशियल रोल इन द रेगुलेशन नॉर्मल सेलुलर ग्रोथ एंड प्रोलिफिकेशन। ये क्या करता है, इसका नॉर्मल रोल क्या है, देखो प्रोटोजीन का,
ये रेगुलेशन करता है नॉर्मल सेलुलर ग्रोथ और प्रोलिफिकेशन को। क्या करेगा, ये प्रोटोऑन्कोजीन है, समझिएगा, ये क्या करता है, प्रोटोऑन्कोजीन है। और ये करता क्या है, प्रोटोऑन्कोजीन सेल्स की ग्रोथ को मॉनिटर करता है, सेलुलर ग्रोथ को क्या करता है, सेलुलर ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। समझना मेरी बात को। अब क्या होगा, अब इन जीन्स में क्या होगा, हाउएवर एक्सपोज टू कार्सिनोजन म्यूटेशंस कैन अकर ट्रांसफॉर्मिंग द प्रोटोऑन्कोजीन इनटू द ऑन्कोजीन। कि भैया इन पर म्यूटेशन एक्ट करेगा, इन पर क्या होगा, म्यूटेशन आएगा, मतलब जीन बदल जाएंगे, इनके प्रोटोऑन्कोजीन के जीन बदल जाएंगे, और ये प्रोटोऑन्कोजीन किस में बदल जाता है, ऑन्कोजीन में बदल जाता है। और जिस ऑन्कोजीन की वजह से क्या होगा, ऑन्कोजीन की वजह से, ऑन्कोजीन एज अ रिजल्ट ड्राइव एबनॉर्मल सेल प्रोलिफिकेशन, सेल्स का क्या हो जाएगा, सेलुलर एबनॉर्मल ग्रोथ होना स्टार्ट कर देगी। भाई प्रोटोऑन्कोजीन क्या करता है, प्रोटो जो है ऑन्कोजीन सेल्स की ग्रोथ को मेंटेन करता है, लेकिन क्या होगा, इन प्रोटोऑन्कोजीन पर म्यूटेशन आ जाएगा, और वो म्यूटेशन क्या कराएगा, ये जो प्रोटोऑन्कोजीन है इनको कन्वर्ट कर देगा ऑन्कोजीन में, और उसकी वजह से सेल्स में क्या होगी, आउटर ग्रोथ जो है, एबनॉर्मल ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो ये तो पहला जीन था। दूसरा जीन होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये भी नॉर्मल पाया जाता है। देखो ये क्या होता है, कंट्रोल करता है ग्रोथ ऑफ द सेल्स को। ये क्या करता है, ट्यूमर सप्रेस जीन, मतलब सप्रेस करेगा, मतलब कोई ट्यूमर ना हो इसको कंट्रोल करता है। लेकिन क्या होगा, लेकिन ट्यूमर डिस्ट्रॉय द ट्यूमर सप्रेसर जीन सेल्स कोस्ट देयर कंट्रोल। कि भैया म्यूटेशन की वजह से ये जीन जो है वो अपनी टेंडेंसी को भूल जाएगा, और इसका काम क्या था, ट्यूमर को सप्रेस करने का, वो भूल जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, ये खुद का कंट्रोल छोड़ देगा और ट्यूमर जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। तीसरा जीन होता है वेल डिफरेंशिएटेड जीन। ये भी क्या है, दी जीन्स आर नॉर्मल सेल बॉडी विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, शेप एंड साइज। ये सेल की पर्टिकुलर शेप साइज के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन ये भी कार्सिनोजन और म्यूटेशन की वजह से क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगे और कैंसर हो जाएगा। तो तीन तरीके के जीन होते हैं। पहला बताया प्रोटोऑन्कोजीन, नॉर्मली क्या करता है, सेलुलर ग्रोथ करवाता है, नॉर्मल सेल की ग्रोथ कराता है, लेकिन क्या होगा, म्यूटेशन की वजह से प्रोटोऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ऑन्कोजीन क्या करवाएंगे, एबनॉर्मल ग्रोथ। दूसरा कौन सा होता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये क्या करता है, नॉर्मली क्या करता है, ये जो है ट्यूमर को, किसी भी एबनॉर्मल ग्रोथ को सप्रेस करता है, ट्यूमर को सप्रेस करता है। लेकिन क्या होगा, लेकिन जब अगर ये ट्यूमर सप्रेशन जीन पर म्यूटेशन एक्ट करेगा, म्यूटेशन अटैक करेगा, तो ये ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है वो खुद का जो कंट्रोल है ट्यूमर्स को सप्रेस करने का, वो कंट्रोल को भूल जाएगा, उस कंट्रोल को खो देगा, और क्या होगा, और जो है वो ट्यूमर जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। और तीसरा था वेल डिफरेंशिएटेड जीन, और ये क्या करेगा, वेल डिफरेंशिएटेड जीन ये सेल्स की नॉर्मल ग्रोथ को कंट्रोल करता है, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, जब इस पर म्यूटेशन एक्ट करेगा तो ये खुद का काम जो है भूल जाएगा। ये जीन्स होते हैं। अब देखिएगा कुछ और टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी जो इंपॉर्टेंट है उनकी बात करते हैं। जैसे पहली टर्मिनोलॉजी आती है हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी का मतलब ही क्या है, नंबर बढ़ जाना। देखिएगा इंक्रीज द साइज, सॉरी हाइपरट्रोफी बोला है साइज का बढ़ जाना, इंक्रीज द साइज ऑफ सेल्स आफ्टर फुल डेवलपमेंट। की साइज जैसे नॉर्मली साइज ये है सेल्स की, लेकिन बढ़ गई, वो अचानक से इतनी बड़ी हो गई, ठीक है, हाइपरट्रोफी। एक होता है एट्रोपी, मतलब साइज का क्या हो जाना, डिक्रीज द साइज। हाइपरट्रोफी में साइज बढ़ जाना, जबकि एट्रोपी में क्या होना, साइज का कम हो जाना, साइज का रिड्यूस हो जाना। नेक्स्ट आता है कार्सिनोमा, ये कैंसर का टाइप है। कार्सिनोमा क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्सिनोमा के ऊपर सवाल आते हैं। कार्सिनोमा क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स का ट्यूमर, कैंसर जो है क्या कहलाता है, कार्सिनोमा। एट्रोपी और हाइपरट्रोफी का मतलब बता दिया। हाइपरट्रोफी का मतलब होता है इंक्रीज साइज, एट्रोपी का मतलब कम होना। कार्सिनोमा क्या होता है, एपिथेलियल सेल्स का कैंसर। जबकि सार्कोमा मोर कॉमन देन सार्कोमा, सार्कोमा से ज्यादा पाया जाता है कौन सा, कार्सिनोमा। अब सार्कोमा क्या होता है, देखो सार्कोमा का मतलब है मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ मीजनकाइमल टिश्यू, मतलब मस्कुलर और कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर और कनेक्टिव टिश्यू में क्या हो जाए, कैंसर हो जाए, तो उसको बोलते हैं सार्कोमा। जैसे मस्कुलर में ब्लड कैंसर हो गया, ये सब कुछ आ गया ना। मोर डेंजरस देन द कार्सिनोमा बिकॉज द मोर कैपेबिलिटी टू इन्वेशन। ये कार्सिनोमा से ज्यादा होता है, लेकिन ज्यादा, भाई कार्सिनोमा से ज्यादा डेंजरस होता है, लेकिन नंबर में ज्यादा कौन सा होता है, कार्सिनोमा होता है। तीसरा है डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया an alteration in size, shape, organization and function of the cell। की सेल के साइज, शेप, ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शन में क्या होना, चेंजेस आना, क्या कहलाता है, डिस्प्लेसिया कहलाता है। अगला है एनाप्लेसिया। एनाप्लेसिया देखो क्या होता है, एनाप्लेसिया का मतलब है सीवियर डिस्प्लेसिया, की भैया साइज शेप में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएं, साइज और शेप में ज्यादा चेंजेस आ जाएं, सीवियर डिस्प्लेसिया नोन एज एनाप्लेसिया। और
एडवांस स्टेज ऑफ डिस्प्लेसिया, मतलब डिस्प्लेसिया का मतलब क्या है, साइज और शेप का बदलना, और अब वो साइज से बहुत ज्यादा बदल जाए उसको क्या बोलते हैं, एनाप्लेसिया कहा जाता है। नेक्स्ट, अब देखो कार्सिनोमा इन सिटू का मतलब क्या होता है, कार्सिनोमा एक पर्टिकुलर जगह पर हो, जैसे कार्सिनोमा इन सिटू डिफाइन एज द साइटोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द मैलिग्नेंसी प्रेजेंट विदाउट हिस्टोलॉजिकल फीचर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स आर कन्फाइंड विद इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, कि भैया जो सेल जो टिश्यू है, जैसे मैं बात बताता हूं आपको कि एपिथेलियल सेल्स है, ये एपिथेलियल सेल्स है, एपिथेलियल सेल्स के नीचे एक म्यूकोपोलीपेप्टाइड की बनी एक लेयर पाई जाती है जो कि नॉन वेस्कुलर लेयर होती है, जिसे बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसे क्या कहा जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो अब हमने क्या बताया कि अगर जो ट्यूमर है वो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन से चिपका हुआ है, जैसे मान लीजिए ट्यूमर है, इस तरीके से ट्यूमर प्रोड्यूस हो गया, ये ट्यूमर यहां से प्रोड्यूस हुआ है, ये ट्यूमर प्रोड्यूस हो गया अचानक से। अब ये ट्यूमर मान लीजिए ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इससे चिपका हुआ है, अटैच है, दैट इज नोन एज कार्सिनोमा इन सिटू। इसे क्या कहते हैं, कार्सिनोमा इन सिटू कहा जाता है। जैसे कार्सिनोमा इन सिटू इज आल्सो नोन एज प्री कैंसरस कंडीशन, कंडीशन कैंसर से पहले की कंडीशन कहलाती है कार्सिनोमा इन सिटू। बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन से चिपका होता है, नो इन्वेशन मेटास्टेसिस, इन्वेशन नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर जगह होगा, इन्वेशन नहीं होगा, मेटास्टेसिस नहीं होगा, और कंडीशन कैसी होगी, क्यूरेबल होगी, मतलब इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। लेकिन अब क्या होगा, अगर हमने इसको ठीक नहीं किया तो यहां से मूवमेंट शुरू कर देगा और धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, दैट इज नोन एज मेटास्टेसिस। अब देखिएगा, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, यूटेराइन कैंसर। फीमेल्स की बात करिए कौन सा होगा, यूटेराइन कैंसर। देखो, क्रोनिक यूज ऑफ स्मोक मे क्योज कार्सिनोमा इन सिटू इन लंग्स, भैया अगर लगातार क्या कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, तो कैंसर कहां का होगा, लंग्स का। क्रोनिक यूज ऑफ टोबैको मे क्योज द कार्सिनोमा इन सिटू ऑफ ओरल कैविटी, ओरल कैविटी का कैंसर हो सकता है। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में क्योज द कार्सिनोमा इन सिटू ऑफ स्टमक, स्टमक का कैंसर हो सकता है। और क्रोनिक क्रिएटिविटी कोलाइटिस में क्योज द कार्सिनोमा इन सिटू इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में जो है वो कैंसर कर सकता है। कौन सा, ये चारों क्रोनिक यूज बताए किसके, स्मोकिंग के, टोबैको के, हाँ, उसके अलावा कार्सिनोमा या गैस्ट्राइटिस के, और लास्ट क्या बताया आपको, कोलाइटिस के। ये चारों क्या कर सकते हैं, कैंसर को क्योज कर सकते हैं। चलिए, तो यहां तक की बात उम्मीद आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे, अब हम लोग अलग अलग तरीके की कार्सिनोमास की बात करेंगे। पर इंट्रोडक्शन की बात की हम लोगों ने, अलग अलग टर्म्स की बात की, हाइपरप्लेसिया, नियोप्लेसिया, मेटाप्लेसिया की बात हम लोग करने वाले हैं, डिस्प्लेसिया, उसके अलावा हाइपरट्रोफी, एट्रोपी, बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, मेटास्टेसिस, बहुत सारी चीजों की बातें हमने आपसे लोगों से की। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, इसके और पार्ट्स की बात करेंगे, और चीजों की बात करेंगे। टिल देन मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में। पर आप ये बताइएगा, मेटास्टेसिस जो है किस में प्रेजेंट होता है, बिनाइन या मैलिग्नेंट, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले पार्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।